हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हीट इंजन और रिवर्स हीट इंजन मतलब रेफ्रिजरेटर। उसमें सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस, उसके मेन पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज के क्लास में पहले थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद एक नया इंजन दैट इज कार्नोट इंजन। सेडी कार्नोट जो फ्रेंच साइंटिस्ट था उसने बताया था, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें पहला ये है कि डज नॉट इंडिकेट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट इंडिकेट कि भाई हीट आपकी कौन सी डायरेक्शन में जाती है। इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हमें पता है कि भाई आपका हीट जो है वो हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर पे जाता है, बट इट डज नॉट टेल दैट व्हाई हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हीट बॉडी, हॉट बॉडी। ओके, तो पहला ये एक लिमिटेशन है। दूसरा है कि भाई इट डज नॉट टेल एनीथिंग, it does not tell anything about the condition under which heat can be converted into mechanical energy. हीट बनेगी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, बट उसका उल्टा कौन सी कंडीशन में होता है वो चीज नहीं समझा पा रही है। इट डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच हीट कैन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली। कौन सी हद तक आपकी हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, वो चीज भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फिर उसके ऊपर से आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें दो स्टेटमेंट है, एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा जो है दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन which would absorb heat from a reservoir, मतलब hot reservoir, hot reservoir में से heat को absorb करेगा। मान लो 100 जूल को absorb किया और वो 100 जूल का absorption जो हुआ वो सारा का सारा वर्क में चला गया। It is impossible to construct a heat engine which would absorb heat from a reservoir, hot reservoir, and convert 100% of heat absorbed into work। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आप 100 जूल कहीं सोर्स से एब्जॉर्ब करते हो और वो 100 का 100 आपका वर्क में चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट स्टेटमेंट जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोला जाता है। दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। What is Clausius statement? It is impossible to design a self-acting machine। हम self acting machine ऐसा डिजाइन नहीं कर सकते कि जिसके यूज के बिना unaided by extended external agency which would transfer heat from a body at lower temperature to another body at higher temperature। हम ऐसा मशीन नहीं बना सकते कि उस मशीन का जब तक वर्क नहीं करेगा, जब तक वो मशीन वर्क नहीं करेगा तब तक हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे हीट को लेकर जा सके, है ना। समथिंग लाइक रेफ्रिजरेटर, कि भाई आप सिंक में से हीट को, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, चीजों को ठंडी करना। ठंडी करना मतलब हीट निकालना, बट वहां पे एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है जो वर्क करता है और हम हीट निकालते हैं, है ना। वर्क करता है और हम हीट निकालते हैं और हीट निकाल के फिर उसको सोर्स की तरफ जाने देते हैं, है ना। तो यही मतलब इट इज इम्पॉसिबल, 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है हीट इंजन की। रेफ्रिजरेटर मतलब ऐसा कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन ही नहीं बना सकते आप कि वो सारी की सारी एनर्जी क्या करे खुद से, विदाउट डूइंग एनी वर्क, विदाउट डूइंग एनी वर्क बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी आपको वो चीज ठंडी होके मिले। तो these are the two statement for the second law of thermodynamics, है ना। तो इतनी चीज पहले अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में। नोट डाउन करिए।
ओके, तो फटाफट लिख दीजिए पॉज करके, हम आगे बढ़ते हैं अब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब जहां से चालू किया था, कुछ प्रोसेस हुई, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हुआ, बट वापस वो उसी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, तो दैट वी कॉल द रिवर्सिबल। बट नहीं आता है, दैट वी कॉल द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो ये लिमिटेशंस हो गई, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ के फिर हम कार्नोट इंजन पे चलने वाले हैं। ओके, तो फिर से रिपीट कर देता हूं, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। मतलब हमें पता है हॉट टू कोल्ड जाता है, बट ये चीज नहीं बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कोल्ड टू हॉट बॉडी हीट एनर्जी क्यों नहीं आती है। दैट इज फर्स्ट। It does not tell anything about the condition under which heat can be converted into mechanical energy. जैसे कि कोई व्हील रोटेट हो रहा है, व्हील कोई रिवॉल्व हो रहा है और उसमें रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, बट फ्रिक्शन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये चीज नहीं बताता है कि भाई हम हीट एनर्जी कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते काइनेटिक एनर्जी में टू रोटेट बैक दैट व्हील, वो चीज नहीं बताता है। और कौन सी हद तक हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगी, वो चीज नहीं बताता है। ओके, तो ये चीज हो गया आपका सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन, और फिर हमने देख लिया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करेंगे कि भाई कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मैं समझाता हूं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वैसे बेसिक, बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि भाई आपने सपोज कोई एक कंटेनर के अंदर गैस भरा, आपने हीट दिया, एक्सपेंशन हुआ, धीरे 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 एक्सपेंशन होता गया, तो प्रेशर वॉल्यूम सब चेंज होते गए होते गए होते गए, एक सर्टेन लिमिट तक पहुंचे, फिर वहां से कंप्रेशन स्टार्ट हुआ। तो जिस पॉइंट पे प्रेशर सपोज P2 V2 था, प्रेशर और वॉल्यूम, वही पॉइंट पे जब वापस आती है प्रोसेस कंप्रेशन में, वही प्रेशर और वॉल्यूम रहता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल वापस नहीं आना चाहिए। एक को रिट्रेस कर सकते हैं, दूसरे को रिट्रेस नहीं कर सकते, उस चीज को हम बोलते हैं। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं उस चीज को। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, पहले समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मान लो कि भाई हमने एक कंटेनर, एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर का जो ये बॉटम वाला सरफेस है वो कंडक्टिंग है, दैट कंडक्टिंग वॉल। ओके, आपने इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस भर दिया, गैस भर दिया है, एक पिस्टन को रखा है आपने, दैट पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस, मतलब जिससे कोई हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, मतलब फ्रिक्शन के थ्रू, है ना। तो ऐसा एक पिस्टन है, दिस इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब ये अलग अलग कंडीशन पे प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग होंगे। ओके, जैसे कि जब पिस्टन इधर था सपोज, तो प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 था। जब इधर पहुंचा तो प्रेशर वॉल्यूम हो गया P2 V2। इधर पहुंचा पिस्टन, प्रेशर वॉल्यूम हो गया P3 V3। इधर पहुंचा P4 V4 और इधर पहुंच गया तब P5
V5 हो गया। पहले प्रोसेस ऐसी हुई, पहले प्रोसेस ऐसी हुई आपकी। ओके, आइडियल गैस को ही काउंट करेंगे हम इधर। ओके, फिर धीरे धीरे इसका कंप्रेशन हुआ ऐसे, और कंप्रेशन में भी हर पॉइंट पे जितना प्रेशर और वॉल्यूम था उतना ही रहता है। ऐसा तो पहले क्या हुआ, स्लो एक्सपेंशन हुआ, फिर क्या हुआ, स्लो कंप्रेशन किया, या तो पहले स्लो कंप्रेशन किया फिर स्लो एक्सपेंशन किया। मतलब क्या कि भाई आप इस सिस्टम के ऊपर, मतलब ये सिस्टम जो है उसके अंदर जो आइडियल गैस भरा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम स्लाइटली आपने धीरे धीरे किया, वही वर्क डन बाय द सिस्टम होना चाहिए और वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाना चाहिए। दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो एक रिवर्सिबल ये प्रोसेस होता है। दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, रस्टिंग ऑफ आयरन, सडन और एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस, दैट इज व्हाट, इरिवर्सिबल। वापस नहीं हो सकता जो चीज कंडीशन थी पहले, है ना। तो जो इनिशियल होता है वापस वैसी कंडीशन अचीव करते हैं आफ्टर सम चेंजेस इन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल लाइक प्रेशर और वॉल्यूम, फिर वापस वही कंडीशन पे आना, दैट इज रिवर्सिबल। नहीं आता है तो इरिवर्सिबल। रस्टिंग ऑफ आयरन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, सडन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस, उस सब में नहीं होता है। स्लो प्रोसेस होनी चाहिए, ये जो है वो स्लो एक्सपेंशन होना चाहिए, स्लो कंप्रेशन होना चाहिए, slow expansion and slow compression. So that is reversible and irreversible process. Okay, तो ये चीज हो गया। चलो पहले इतनी चीज नोट डाउन करो, फिर अब हम कार्नोट इंजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका इंपॉर्टेंस भी है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। रिवर्सिबिलिटी इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा बोलता है कि भाई ऐसा कोई भी हीट इंजन आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि वो 100% जो उसने हीट एब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दे। उसका मतलब कि एफिशिएंसी 100% आइडियलाइज कोई भी हीट इंजन की नहीं हो सकती। तो ऐसा कौन सा कंडीशन अचीव करें हम, ऐसा कौन सा मतलब कंडीशन रखे जिसके लिए वो हीट इंजन मैक्सिमम 100% तो नहीं है, वो फिक्स है, ऐसा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बोला। बट मैं बोलता हूं कि उसमें कितना मैक्सिमम होगा, वो कौन सी कंडीशन में अचीव कर सकते हैं, और वो जो है वो है रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आप हाईएस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं कोई हीट इंजन की, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने तो क्लियर बोला है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। बट आप रिवर्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट यूज करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। रिवर्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट यूज करें, रिवर्सिबिलिटी इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आप उस हीट इंजन की कुछ ज्यादा एफिशिएंसी, मैं नहीं बोलता 100% श्योर, मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी आप अचीव कर सको।
100% तो पॉसिबल नहीं है, तो भाई जो कम हो रही है उसमें भी हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि वो थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाए। जैसे कि मैं कोई इंजन लेता हूँ, हीट इंजन, वो हीट इंजन में प्रोसेस होती है, मान लो कि वो 20% आपका एफिशिएंटली वर्क करता है, बट उस 20% उस हीट इंजन के अंदर आप कैसे कुछ कंडीशन रखो, कंडीशन पैरामीटर्स रखे जिससे उस 20% को भी आप 50% तक लेकर जाओ, मतलब मैक्सिमम तक लेकर जाओ, एंड दैट वी कॉल्ड द रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट, है ना। और यही चीज जो है वो कार्नोट साहब ने बताई थी। तो जो फ्रेंच आपका इंजीनियर था, फ्रेंच इंजीनियर सैडी कार्नोट, फ्रेंच इंजीनियर सैडी कार्नोट, वो साहब ने यहाँ पे रिवर्सिबल ऐसी साइक्लिक प्रोसेस का यूज करके ऐसा थियरी बताया कि भाई ऐसा हो सकता है कि इसमें एफिशिएंसी बढ़ सकती है। पहले मैं कार्नोट इंजन का कुछ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन समझाता। ओके, कार्नोट इंजन के लिए पहले थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। चलिए, फ्रेंच इंजीनियर जो था उसने ये कार्नोट इंजन के बारे में ये डिस्कशन किया था। इसमें क्या चीज है वो चीज मैं समझा रहा हूं, समझना। मेन इसके जो 3 पार्ट्स थे वो हीट इंजन जैसे ही है। एक है सोर्स, दैट इज एट हायर टेम्परेचर, ये सोर्स है, इसको हम बोलेंगे हॉट रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T1। दूसरा दैट इज कोल्ड रिजर्वॉयर्स, दैट इज सिंक, कोल्ड रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T2। एक है सोर्स, दूसरा है सिंक। ये चीज तो बेसिकली मैंने आपको हीट इंजन में समझा के ही रखी है। सोर्स ऐसा कि भाई उसके पास, मैंने बताया था कि थोड़ी एनर्जी भी निकाल दोगे तो उसके टेम्परेचर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बोला था समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकालते हो उसके लेवल में फर्क नहीं पड़ता है। और एटमॉस्फेयर एक बड़ा सा सिंक है, चाहे जितना मर्जी आप निकाल दो हॉट गैसेस, वो सारा एब्जॉर्ब करता ही करता है ना। तो एक सिंक हो गया। तो ये दोनों का मतलब मैंने एग्जांपल के साथ आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा आता है इस केस में इंसुलेटिंग पैड, या तो इंसुलेटिंग स्टैंड बोल दो। एक ये होता है इंसुलेटिंग पैड या इंसुलेटिंग स्टैंड। और जो चौथा पार्ट रहता है वो रहता है आपका सिलेंडर विथ पिस्टन के साथ। तो चौथा पार्ट हम लेंगे ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर ऐसा पिस्टन रखा होगा हमने। इसके अंदर गैस भरा है, वर्किंग सब्सटेंस। इस सिलेंडर की भी जो मतलब बात करें तो उसमें ये वाला वॉल जो है, दिस वॉल इज एडियाबैटिक वॉल। दिस वॉल एंड दिस वॉल, मतलब साइड वॉल्स आर एडियाबैटिक वॉल्स, जिससे ये सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ हीट ना कर सके। और नीचे वाला जो है दैट इज कंडक्टिंग वॉल, ये जो है दैट इज कंडक्टिंग। मेनली ये 4 पार्ट जो है वो आपके है
कार्नोट इंजन के। पहला कहता है उसमें, मैं मेनली कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में हम पहले लिखेंगे, पहला पार्ट रहेगा दैट इज हॉट रिजर्वायर मतलब सोर्स, दूसरा रहेगा सिंक, तीसरा रहेगा इंसुलेटिंग स्टैंड, समझेंगे भी ये सब की क्यों जरूरत है, और चौथा रहेगा सिलेंडर विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये चीज है। थोड़ा लंबा बना लेते हैं। जी। और पांचवा लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हो आप, वर्किंग सब्सटेंस भी। ओके, तो ये चीज है। अब समझते हैं इस चीज को कि क्या होगा। मैंने सोर्स तो बता दिया है आपको, जो हीट इंजन का मेन पार्ट था आपका, कि ऐसा सोर्स मतलब एक ऐसा हॉट रिजर्वायर कि जिसके पास मतलब बहुत सारी कैपेसिटी है, चाहे उसकी जितनी मर्जी हो उतना मतलब हीट दे सकता है, और कुछ हीट के लेवल में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक समुंदर में से एक बाल्टी आपने पानी निकाल दिया तो उसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे ये वाला जो हॉट रिजर्वायर है, सोर्स है, वो आपको हीट देगा। किसको? मतलब इस सिलेंडर के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है, गैस भरा है, उसको वो हीट देगा। ओके, दूसरा है सिंक, कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर सिंक, सिंक क्या करता है, जितनी चाहे मर्जी आप उसको दे दो, वो एब्जॉर्ब करता रहता है, हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है। मैंने बोला था आपको कि भाई ओवरहेड टैंक है, मान लो 500 लीटर की टैंक है, छोटा सा सिंक हो, वो सिंक जो है वो 500 का 500 लीटर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हीट को खींच सकता है ना। आप समुद्र के अंदर वापस जाके एक बाल्टी पानी डाल दो तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो एक बाल्टी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई उसके लेवल में तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट सेकंड पार्ट इज एट सिंक। इसको हम लिख दे सोर्स एट टेम्परेचर T1 और सिंक एट टेम्परेचर T2। फिर आता है ये इंसुलेटिंग स्टैंड। एक्चुअली में ये कंडक्टिंग वॉल है। इस पूरे सिलेंडर को उठा के आप इस सोर्स पे रखोगे तो इधर से आपका हीट का एक्सचेंज हो सकता है, इधर से नहीं होगा क्योंकि साइड वॉल्स एडियाबैटिक है, इधर से हो सकता है। बट जब इसी सिलेंडर को जब आप इधर रख लोगे तो इस इंसुलेटिंग पैड का जो टॉप सरफेस है वो यहां पे है, वो भले ही कंडक्टिंग है, ये वाला सिलेंडर उठा के इधर रखूंगा तो भले ही वो इधर है बट वो हीट को एक्सचेंज नहीं करने देगा। जरूरी है, क्यों जरूरी आगे जाके पता चलेगा जब मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। और फिर तीसरा जो आता है दैट इज सिलेंडर विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ और उसके अंदर आपने गैस भरा है। इसके अंदर क्या करना है, तो इसके अंदर पहले ये पिस्टन को उठाओ, इस पिस्टन को उठा के पहले हॉट रिजर्वायर पे रखो, मतलब इसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस जो गैस होगा वो प्रेशर P1 V1 टेम्परेचर T1 पे होगा, है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, इधर पूरा ये जो सिलेंडर है उठा के इधर रख लेता हूं, यहां पे रख लिया।
ये पिस्टन हो गया, ऐसे। इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस गैस को तो भरा ही होगा। जब लेकर आए तब वाली सिचुएशन थी पहली, और उस टाइम पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो था दैट इज P1, V1, T1 था। पहली बार लेकर आए तब P1, V1 और T1 ऐसा था। अब इधर से ये सोर्स जो है वो ये सिलेंडर को कुछ हीट देगा, और ये सिलेंडर का जो गैस है वो हीट को एब्जॉर्ब करे, क्योंकि नीचे वाली जो सरफेस है वो कंडक्टिंग है, तो ये तो हॉट रिजर्वायर है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, तो वो हीट देगा। इस गैस को हीट देता है तो मतलब इस पिस्टन का एक्सपेंशन होना बनता है, गैस का एक्सपेंशन होना बनता है, पिस्टन ऊपर जाना बनता है। तो एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन होने के बाद सेकेंड पहले ये था, अब उसका हो गया प्रेशर P2, V2, और ये हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर T1 का T1 मेंटेन रहेगा। अब ये हो गया। अब ये सिलेंडर को उठा के, पहले सिलेंडर कहां पे लेकर आए, सोर्स पे लेकर आए, रख दिया। पहले P1, V1, T1 था, अब उसके अंदर गैस का एक्सपेंशन हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर T1 का T1 हमने रखा। फिर ये जो गैस में जो गैस ऊपर चढ़ी होगी, एक्सपेंशन हुआ होगा, ये पिस्टन ऊपर चढ़ा होगा, उस सिलेंडर को यहां पे लेकर आए। तो उस सिलेंडर को जब आप यहां पे लेकर आए तो अब थोड़ा समझना कि भी उसने कुछ हीट को तो एब्जॉर्ब कर ही लिया होगा। ये हीट जो है, ये सिलेंडर को हमने फिर रख लिया इधर, ये हो गया। अब इस पिस्टन को उठा के इधर लेकर आए, थोड़ा ऊपर चढ़ के रखा होगा उसने, तो मान लो मैं इसको थोड़ा नीचे बता देता हूं, ऐसे पहले इधर था, फिर ऊपर चढ़ गया था, एक्सपेंशन हुआ था। अब जब इधर लेकर आए तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड जो है, इंसुलेटिंग पैड जो है, अब इसका ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ गया होगा क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब की। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको इधर लेकर आए। अब ये सिलेंडर जो है ये इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकता। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, है ना, तो हीट इधर से इधर नहीं आ सकती। तो ये हो गया आपका इंसुलेटिंग पैड, अडियाबेटिक का पार्ट हो गया। तो पहले क्या हुआ, पहले एक्सपेंशन हुआ बट आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। अब पूरा सिलेंडर को उठा के इधर लेकर आए तो अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, वो थोड़ा सा जो एक्सपेंशन हो रहा है वो होगा अडियाबेटिक एक्सपेंशन, बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्योंकि बाजू वाली वॉल्स तो अडियाबेटिक ही है, पहले भी अडियाबेटिक थी, तो पहले वाले केस में केवल हीट का जाना बनता था केवल इस कंडक्टिंग वॉल के थ्रू। अब उसको इधर रखा, तो जब इधर रखोगे तो उसके सिस्टम के पास थोड़ी एनर्जी थी, तो थोड़ी एनर्जी के साथ थोड़ा उसका एक्सपेंशन हुआ, बट ये एक्सपेंशन कोई एनर्जी का एब्जॉर्प्शन रिलीज के साथ नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो ये P2 V2 T1 था, अब अडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया, तो अडियाबेटिक एक्सपेंशन होने की वजह से वो हो गया P3 V3 T2। थोड़ा टेम्परेचर चेंज होगा भाई। अडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होना चाहिए, तो इस केस में फिर हो जाएगा आपका प्रेशर वॉल्यूम P3 V3
और T2। तो पहले इधर से इधर गया तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर इधर से इधर गया तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन। चलिए अब स्टैंड को उठा के, फिर ये पूरा सिलेंडर को उठा के, ये कंटेनर को उठा के अब कोल्ड रेजर्वोयर के ऊपर रखोगे। जब इस कोल्ड रेजर्वोयर के ऊपर रख रहे हो तो अब क्या होगा, अब ये जो सिंक है वो हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो इंसुलेटिंग नीचे पैड था, स्टैंड था। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें तो एक्सचेंज होने के चांस है, क्योंकि नीचे उस कंटेनर की वॉल ही हमने ऐसी बनाई है कि वो एब्जॉर्प्शन कर सकता है या रिलीज कर सकता है। ऐसा ये पिस्टन ले लिया, ये हो गया, ये इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस भरा होगा। ओके, अब डायरेक्ट इस पिस्टन को उठा के इधर नहीं लेकर जा सकते, पहले इस पिस्टन को इंसुलेटिंग स्टैंड से फिर इधर, अब इधर लेकर आए तो नीचे वाली जो बॉटम सरफेस है वो तो आपकी कंडक्टिंग वॉल वाली है, तो अब हीट वो सिंक क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा मतलब ये पिस्टन नीचे आने के चांस बन जाएंगे, मतलब क्या होने लगा, कंप्रेशन होने लगा। कंप्रेशन होने लगा और मान लो कि भाई उसका प्रेशर वॉल्यूम P4 V4, ये आइसोथर्मल बोलेंगे हम, प्रोसेस जो हो रही है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन होने की वजह से प्रेशर P4 V4 T2 हो गया, फिर उठा के लेकर जाएंगे, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन करवाएंगे। तो पहले इस कार्नोट इंजन में टोटल कितनी प्रोसेस हो रही है तो वो मैं बता देता हूं। टोटल 4 प्रोसेस हो रही है। पहले रखा सोर्स के ऊपर, हॉट रिजर्वोयर के ऊपर, तो बना आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर उसको इंसुलेटिंग स्टैंड तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर सिंक आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर अगेन एडियाबेटिक कंप्रेशन, और वापिस उसको इधर लेकर आना है P1 V1 T1 पे। तो पहले यहां से यहां गई प्रोसेस, फिर यहां से यहां गया, तो ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर ये हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन, और वापिस लास्ट में यहां से यहां तक लेकर जाना हो तो फिर इसका P3 P4 V4 T2 टेम्परेचर हो गया था, लास्ट में P4 V4 T2 हो गया था। तो अब उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो पूरी सिस्टम का जो यहां से सिंक एब्जॉर्ब करता है, और ये तो प्रोसेस चालू होने के लिए पहली कंडीशन थी, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम कम होता जाएगा, कंप्रेशन है होने के बाद वो वापस ये होना चाहिए P1 V1 T1। तो जहां से स्टार्ट किया था घूम के वो वापस इधर ही आ रहा है। तो इस चीज को आप क्या बोलते हो, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। और कार्नोट साहब ने ये चीज बताई कि इस टाइप के इंजन से, थियरी ऐसी बताई कि इस टाइप का इंजन बनाओगे तो मे बी आपकी हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो रिवर्सिबिलिटी इज अ बेसिक कांसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थर्मोडायनेमिक्स, जिससे आप हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो थ्रू द रिवर्सिबल बाय साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो ये चीज हो गया। तो पहले इतनी चीज ड्रॉ वगैरह कर लीजिए, फिर हम उसका एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो पहले इतनी चीज समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो इस इंजन के अंदर जो पूरी साइकिल होती है वो कार्नोट साइकिल जो है वो बेसिकली पूरे 4 स्टेप में होती है। कार्नोट साइकिल 4 स्टेप में होती है। पहले रहता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर तीसरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये 4 स्टेप में ये वर्किंग सब्सटेंस का प्रोसेस होगा और वापिस वो उसी कंडीशन में आ सकता है। मतलब ये हो गया रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। So the working substance is carried through a reversible cyclic process by following 4 steps, by following 4 process, and these are the 4 process. Okay, फिर अब हम ग्राफ बनाएंगे, पीवी डायग्राम, और उसके ऊपर से हम वर्क डन का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब डेरिवेशन की तरफ। रब कर रहा हूं मैं। चलो अब हेडिंग लगाते हैं कार्नोट साइकिल। ओके, कार्नोट साइकिल के अंदर द वर्किंग सब्सटेंस लिखेंगे पहले। The working substance carried through a reversible cyclic process, reversible cyclic process by following 4 steps. चलो अब पीवी डायग्राम बनाएंगे। 4 स्टेप्स मतलब मैंने बता दिए कौन से है वो। पी वर्सेस वी डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया पीवी डायग्राम। इनिशियली सपोज वर्किंग सब्सटेंस यहां पे था, ये इधर गया, फिर इधर, ये प्रोसेस होती है साइक्लिक प्रोसेस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 1। ये
इसमें ये जो रहता है दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, और चौथा आएगा दैट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। ओके, सबके लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर लिख देंगे। फर्स्ट पे था तो प्रेशर था P1, सपोज इनिशियल P1 V1, टेम्परेचर T1। आइसोथर्मल हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बट प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा। एडियाबेटिक हुआ P3 V3 T2। फिर आइसोथर्मल हुआ P4 V4 बट टेम्परेचर सेम T2 और वापस ही। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमने बोला था कि ये जो एरिया बनता है दैट इज योर वर्क डन ना, दैट इज योर। तो ये हो गया। अब धीरे धीरे इसका स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। चलिए, 4 स्टेप्स में पहला जो स्टेप्स रहता है वो है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब इनिशियली मैंने बोला था कि जो गैस है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है तो Q1, और उसके अंदर जो वर्क होता है, एक्सपेंशन होता है तो वर्क हुआ। वो वर्क कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है तो वो वर्क हो रहा है आइसोथर्मल की प्रोसेस के थ्रू। और याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा हम लिख सकते हैं, डिराइव किया था हमने। वर्क डन का एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था दैट इज nRT ln V2 by V1। ये हमने प्रूव किया था, याद करो। नहीं तो आप फिर से वो लेक्चर देख के वो चीज को रिवाइज कर सकते हो। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर ये हुआ Q1 is W1 is nRT1 ln V2 by V1। इतना वर्क हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई उस हिसाब से। बेसिकली ये गया किधर से किधर, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका इनिशियल स्टेट था वो था P1 V1 T1, गया कहां पे P2 V2 T1 पे। आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम रहेगा। फिर दूसरा लेते हैं दैट इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कंप्रेशन। Sorry, expansion, not compression. उसमें आपका सिस्टम कहां से कहां गया, तो P2 V2 T1 पे था, गया P3 V3 T2 पे। सही है, दिख रहा है। उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो है nR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। इसके लिए भी जो वर्क डन का फॉर्मूला है nR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये भी हमने एडियाबैटिक जब प्रोसेस समझते थे ना तो उसमें हमने ये वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो ये हो गया। तो
T2 तक आपने उसका टेम्परेचर फॉल हो तब तक आपने उसके ऊपर रखा, जो पिस्टन अरे सिलेंडर है वो। तो ये हो गया आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसको हम W2 बोल देते हैं। थर्ड आया प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये रहा। आइसोथर्मल कंप्रेशन, इस आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर क्या हो गया, तो इसके अंदर P3 V3 T2 था इनिशियल, प्रेशर हो गया P4 V4 और टेम्परेचर T2 का T2। क्लियर? डन है। अब ये कंप्रेशन में क्या था, तो इंसुलेटिंग स्टैंड को आपने रखा था, तो वहां से हीट रिलीज होती थी सिंक के लिए, और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम वी टेक पॉजिटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम वी टेक नेगेटिव। तो इधर हम Q3 ले, ये Q2 ले लेते हैं। कितना वर्क डन आएगा, W3 जितना आइसोथर्मल के लिए वैसे तो फॉर्मूला होता है nRT ln फाइनल अपॉन इनिशियल। इधर मैं करता तो ये आता V4 अपॉन V3, बट ये नेगेटिव साइन लगा रहा हूं क्योंकि हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम, पहले एब्जॉर्प्शन फिर रिलीज किया, ये माइनस इधर चला जाए तो ये अंदर से चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया nRT2 ln V3 बाय V4। लास्ट that is adiabatic compression। इसमें सिस्टम कहां से कहां गई वो देखो। तो P4 P4 V4 T2 पे था, वो गया P1 V1 T1। अगेन वर्क डन जो आएगा इसमें W इज इक्वल टू N R टेम्परेचर का डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये हो गया। तो इतनी चीज हो गई, पहले इतनी चीज लिखिए फिर मैं नेटवर्क डन पे चलता हूं। फटाफट पॉज करके लिख दीजिए इस चीज को, थोड़ा कट हो गया है नीचे से। ये हो गया।
चलिए फटाफट लिख दीजिए पॉज करके। चलिए फटाफट पॉज करके लिख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम नेट वर्क डन निकालेंगे। सो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, अदरवाइज पूरी साइकिल कंप्लीट हो उसके लिए नेट वर्क डन बाय गैस पर साइकिल, पूरी साइकिल कंप्लीट हो तब गैस पर साइकिल तो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस दो पार्ट में हुआ। एक्सपेंशन वाले में गैस वर्क कर रहा है और दूसरे कंप्रेशन वाले में वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है। तो नेट वर्क डन W नेट इज इक्वल टू क्या होगा, तो W1 प्लस W2 माइनस हम करेंगे W3 प्लस W4। ये W1 प्लस W2 क्या है, दैट इज वर्क डन बाय द गैस। This is work done by gas and this is work done on gas. Work done by the system, work done on the system. Okay? वैसे दोनों नेगेटिव आते हैं तो माइनस W3 माइनस W4 होता है, मैंने निकाल दिया दोनों में से कॉमन, तो ये हो गया। पर ध्यान से देखोगे W2 W4 सेम है, W2 और W4 सेम है। So therefore net work done W net कितना हो जाएगा, that is equal to W1 minus W3। W1 क्या है, ये रहा, that is equal to nRT1 ln V2 by V1 minus nRT2 ln V3 by V4। ये हो गया W नेट। आपने कितना हीट दिया था, Q1, मिला कितना, इतना, तो इसके ऊपर से अब एफिशिएंसी की बात करेंगे। फटाफट लिखिए पहले इतनी चीज। ये जो वर्क डन है वो एक्चुअली में न्यूमेरिकली इक्वल है इसके एरिया के इक्वल, जो साइक्लिक प्रोसेस में हुआ है। पहले इतनी चीज लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज करके लिख दीजिए। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। नेटवर्क डन तो आ गया, अब एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा रब कर रहा हूं भी।
एफिशिएंसी, नेटवर्क डन के बाद एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ऑफ कार्नोट इंजन। ओके, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वर्क W हो गया नेट अपॉन इनपुट में हमने दिया था Q1 एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये हो गया nRT1 ln V2 by V1 माइनस nRT2 ln V3 by V4। ये केवल हुआ W अपॉन नीचे Q1 करेंगे, Q1 क्या है, ये रहा W1, दैट इज nRT1 ln V2 by V1। दोनों को इंडिविजुअल दे देंगे, ये है A माइनस बी अपॉन A माइनस बी अपॉन A, तो A बाय A तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, माइनस nRT2 ln V3 by V4 अपॉन nRT1 ln V2 by V1। ये nR भी कैंसिल हो गया। ओके, आगे बढ़ते थे। अब इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं। तो एफिशिएंसी n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस T2 बाई T1 ln V3 बाई V4 अपॉन ये हो गया है ना। अब इसका जुगाड़ करेंगे। नाउ फॉर स्टेप 2 एडियाबेटिक प्रोसेस। स्टेप 2 क्या था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन था। नाउ स्टेप 2 इज एडियाबेटिक प्रोसेस, अदरवाइज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। So therefore step 2 में क्या था, याद करो, पहले था P1 V1 T1, फिर था P2 V2 T2। तो 2 से 3 पे जाते थे तो ये था P2 V2 T2 और ये आता था P3 V3 T2, यहां पे आता है ना। तो ये स्टेप 2 था। फिर स्टेप 2 के बाद हम यहां पे, ये T1 था, सॉरी आइसोथर्मल था, तो T1 से T2 था। हमने एक चीज पढ़ी है एडियाबेटिक वाले प्रोसेस में कि T v रेज टू गामा माइनस 1 भी एक कांस्टेंट होता है। T v रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट होता है, याद करो, वो P v रेज टू गामा वाले में मैंने सिखाया हुआ है। तो इधर T1 से T2 पे जाओगे तो टेम्परेचर T1, सामने टेम्परेचर T2, वॉल्यूम इधर V2 है तो इधर जाओगे V3 पे। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, 2 से 3 जा रहे हो तो P2 V2 T1 था 2 पे, तो इधर मैं लिखूंगा T1, उस टाइम पे वॉल्यूम V2 रेज टू गामा माइनस 1 इज T2 V3 रेज टू गामा माइनस 1, ये हो गया। ओके,
Now for step 4. Step 4 is adiabatic compression. अब adiabatic कंप्रेशन प्रोसेस जो होती है, इसमें मैंने आपको बताया कि होता क्या है, टीवी रेस टू गामा माइनस। अब 3 और 4 को बात याद करो, सॉरी 1 इधर, 2 इधर, 3 और ये 4, तो 1 2 3 4, लास्ट वाला ये था। इधर कितना प्रेशर था, P4 V4 टेम्परेचर T2, इधर गया P1 V1 टेम्परेचर T1। तो इधर क्या होगा, इसकी तरह ही लिखने का, टीवी रेस टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। तो इधर कितना टेम्परेचर है, T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1, सामने कितना T2 V4 रेस टू गामा माइनस 1। ये एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए हो गया। इतना रब कर लूं और मैं लिखूंगा इधर T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1 इज T2 V4 गामा माइनस 1। ये हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन का हम रेशियो ले लेते हैं। नाउ टेकिंग द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इक्वेशन, सो T1 तो कैंसल, V2 अपॉन V1 रेस टू गामा माइनस 1 is V3 upon V4 raised to gamma minus 1. That means V2 by V1 is V3 by V4. तो ये वाली चीज हम यहां पे यूज करेंगे। ये वाला जो आया आपका रिजल्ट, वो हम इस वाले में यूज करेंगे, जिससे n एफिशिएंसी हो जाएगा 1 माइनस T2 by T1 ln V2 by V1 एज इट इज, सॉरी V3 by V4 एज इट इज रखो, और V2 by V1 की जगह पे भी फिर V3 by V4 रख लो। वन माइनस T2 by T1 ln V3 by V4 अपॉन ln इस V2 by V1 की जगह पे क्या रखोगे, V3 by V4, ये कैंसिल हो जाएगा। So therefore efficiency is 1 minus T2 by T1। T2 सिंक का टेम्परेचर, T1 सोर्स का टेम्परेचर। ये फाइनल आपका फॉर्मूला बना कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का। बहुत बड़ा है, पूरा थियरी डेरिवेशन अच्छे से लर्न करना जरूरी है, अच्छे से लर्न करना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो पहले लिख लीजिए इतनी चीज को आराम से, फिर एक दो न्यूमेरिकल इसके देखते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट लिख दीजिए पॉज करके जल्दी। ओके आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का छोटे छोटे न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 12.10 क्वेश्चन करते हैं। रेफ्रिजरेटर के बेस्ड है 12.10 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन eatables kept inside at 9 degrees Celsius. If room temperature is 36 degrees Celsius, then find the coefficient of performance. Coefficient of performance जो था वो अल्फा जो था that is Q2 by W ऐसा था। याद करो ये सिंक था, इधर से हीट निकाला, वर्क किया, Q बन गया, ऐसा था। सो Q1 इज व्हाट? W प्लस Q2। सो W इज व्हाट? Q1 माइनस Q2। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। Q2 सिंक वाला, ये सोर्स वाला, ये रेफ्रिजरेटर के लिए था, ये बाहर एटमॉस्फेयर जो रूम हवा होती है गर्म वो। एंड एज वी नो दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। दैट्स द फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इस क्वेश्चन के लिए। बस तो क्वेश्चन में जो दिया है वो वैल्यू रखेंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि 36 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, मतलब वो 1 वाला। तो हियर T1 इज 36 डिग्री सेल्सियस और T2 कितना होगा? तो 9 डिग्री सेल्सियस। नाइन प्लस 273 282 केल्विन एंड 36 प्लस 273 कुछ बन जाएगा 6 प्लस 3 9, तो 27 प्लस 3 309 केल्विन। ये T2 और T1 रख लो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाएगा। इधर रखेंगे। सो अल्फा इज 282 अपॉन 309 माइनस 282 82 अपॉन 27। आंसर बन रहा है 10.44 समथिंग, अप्रोक्सीमेशन में 10.5 लिख सकते हैं। दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाकी है 12.7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 10 to the power 4 जूल ऑफ वर्क पर मिनट, मतलब वर्क जो निकाल रहा है स्टीम इंजन, दैट आउटपुट इज 5.4 10 to the power 8 जूल। ये स्टीम इंजन आउटपुट निकाल रहा है वर्क। एंड सर्विसेज 3.6 10 to the power 9 जूल ऑफ हीट पर मिनट।
पर मिनट, आउटपुट इनपुट Q1 that is equal to 3.6 10 to the power 9 जूल पर मिनट। ये हो गया आउटपुट, ये है आपका इनपुट। ओके, बोला है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। एफिशिएंसी निकालना मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो पहला निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है N is W by Q1। 5.4 10 to the power 8, 3.6 10 to the power 9। 5.4 upon 3.6 1.5 डिवाइड बाय 10 0.15। और इसको परसेंटेज में लेकर जाना चाहते हो तो 0.15 इंटू 100 दैट इज परसेंटेज, तो 15% आएगा। और बोला है कि हाउ मच हीट वेस्टेड पर यूनिट पर मिनट, यूनिट पर मिनट मतलब जो सिंक में जाने वाली जो होगी वो Q2 कितना होगा, दिया आपने Q1, तो हीट वेस्टेड पर मिनट दैट इज Q2 इज, दिया था Q1, आउटपुट मिल गया W, तो बाकी जाएगी वहां पे। Q1 कितना था 3.6, इसको आप बोल दो 36 10 to the power 8 माइनस 5.4 10 to the power 8। 36 माइनस 5.4 मतलब 30.6 बनेगा। 30.6 10 to the power 8 जूल पर मिनट। इसको और पॉइंट शिफ्ट कर दो तो 3.06 10 to the power 9 जूल पर मिनट इतना वेस्ट होता है। ओके, लिख दीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ये सारी चीज़ नोटबुक में अच्छे से लिख देना। ओके, थैंक यू।